नमस्कार दोस्तों, मैं शिव यदुवंशी। आज आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जैसा कि मेरा थंबनेल है कि भारत को कैसे चक्रव्यूह में घेरा जा रहा है या घेरने की कोशिश कितने सालों से, दशकों से की जा रही है। हालांकि पहले भारत गुलाम था, गुलामी में तो वैसे ही चक्रव्यूह में फंसा हुआ था भारत। इसके बाद भारत जब आज़ाद हुआ, उसके बाद से भी देखो पश्चिमी ताकतें हमेशा पाकिस्तान और भारत को लड़ाने की कोशिश की। यहाँ अस्थिरता हमेशा से करने की कोशिश की गई। किसी न किसी माध्यम से जो है यहाँ की पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश, यहाँ की सरकारों को गिराने की कोशिश, इंस्टेबिलिटी, जैसे कश्मीर है, कश्मीर का मुद्दा बहुत दशकों तक चला। इसी तरीके से अगर हम देखें तो अभी पिछले 2 दिनों में नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है, वहाँ इतनी बुरी हालत है आज की डेट में कि वहाँ का प्रधानमंत्री विलुप्त है, गायब हो गया। 2 दिन के प्रदर्शन के बाद जो खूनी संघर्ष वहाँ चल रहा है, कल क्या होगा ये कोई भी नहीं बता सकता। किसकी सरकार बनेगी या क्या होगा, गृह युद्ध जैसी हालात है वहाँ। अब मैं आता हूँ आपको इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बताता हूँ कि भारत की चारों तरफ की दीवारें एक एक करके कैसे गिराई जा रही हैं। सबसे पहले तो भारत को ही अस्थिर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसमें कितना सफल होते हैं वो या असफल होते हैं, या आज की डेट में वो जद्दोजहद जारी है। अगर जारी है तो किसके माध्यम से जारी है, वो हमें और आपको सोचने की ज़रूरत है। हालांकि ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आप इतना जल्दी रिजल्ट पे पहुँच जाएं। 140 करोड़ की पब्लिक है यहाँ, और उसे जो है एक साथ मोबिलाइज करना बहुत ही कठिन है। अब मैं आता हूँ आपको एक एक करके हिस्ट्री बताता हूँ। जैसे भारत जब आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान में किसी न किसी इन्फ्लुएंस के तहत वहाँ कभी भी कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल अपना टर्म पूरा नहीं कर पाया, कभी भी स्टेबिलिटी नहीं रही वहाँ। इसलिए भारत कि पड़ोसी देश पाकिस्तान की आज की डेट में क्या हालत है। अच्छा चलो, भारत की जनता, भारत की पब्लिक जो है पाकिस्तान से कभी इन्फ्लुएंस नहीं हो सकती, पॉजिटिवली तो कभी इन्फ्लुएंस नहीं हो सकती, लेकिन कोशिशें जारी थी। जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं अफ़गानिस्तान। जब सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान में अपना दखल दिया 1979, तब से पश्चिमी ताकतें, खास करके अमेरिका, वो जो है किसी न किसी तरीके से तालिबान बनाया, पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस किया, पैसा दिया, वहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस करके अफ़गानिस्तान में अस्थिरता ला दी। और वो अस्थिरता आज तक चली आ रही है। आज की डेट में हालांकि तालिबान की सरकार है वहाँ, इंटरनल क्या हालात हैं वो किसी से छिपी है नहीं। पाकिस्तान में हर 3 साल 4 साल के बाद सरकार बदल जाती है, चाहे सेना उस पर काबिज हो जाती है या प्रधानमंत्री बदल दिए जाते हैं। और मुद्दा आप देखिए, जो भी मुद्दा होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर एक ही चीज़ होता है, भ्रष्टाचार। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार चरम पे होता है, हमेशा से रहा है। वहाँ आज तक भी किसी ने कोई काम नहीं किया और न तो करने की कोशिश की जा रही है। चलो पाकिस्तान को हम दरकिनार करते हैं, पाकिस्तान जैसे देश पे क्या बात किया जाए। लेकिन आप ये देखिए, सबसे पहले अमेरिका हो, चाइना हो, साउथ एशिया में इन दोनों महाशक्तियों का कंपटीटर कौन है? भारत। और भारत आज नहीं, पहले से कंपटीटर है, क्योंकि हमारी यहाँ की पब्लिक और जनता की क्षमता को वो जानते हैं
कि यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक अगर किसी चीज़ को ठान लेती है तो किस तरीके से लोगों को अपने हालात को चेंज करने की अदा आती है, अपने देश की तस्वीर बदलने की जो काबिलियत है वो साल दर साल दिखती जा रही है और दिख भी रही है। भारत में जब भी कोई स्थिर सरकार, मजबूत सरकार या मजबूत नेता या प्रधानमंत्री हुआ, वो हमेशा पश्चिमी ताकतों पे, खास करके अमेरिका की नज़रों में खटकता रहा। और इतिहास किसी से छिपा नहीं है। आप इंदिरा गांधी को ले लो, राजीव गांधी को ले लो, उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री को ले लो, जिस संदेहात्मक हालत में उनकी मृत्यु हुई ताशकंद में, आज भी उसका कोई रिजल्ट नहीं है। किसी से अगर पॉइंट आउट करके पूछा जाए तो वो नहीं बता सकता। इसी तरीके से एक एक करके हमारे यहाँ 2014 में एक स्टेबल सरकार बनी, एक बहुत ही अच्छी सरकार बनी और कई सालों के बाद बनी जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और ये सरकार आज भी अपने फैसले लेने में जिस तरीके से कोई कसर कुताही नहीं, किसी के दबाव में नहीं, अपने देश के हित और अपने देश की जनता के हित में सोच रही है। ये चीज़ अमेरिका को बहुत ही नागवार गुजर रही है, लेकिन करे क्या? उसकी हर चक्रव्यूह, हर चाल जो है नाकाम हो रही है। सबसे पहले यहाँ जो है, आपने देखा होगा 2019 में NRC CA के नाम पे शाहीन बाग में पब्लिक को मोबिलाइज किया गया। और मैं तो वहाँ जाके देखा कि जो लोग शाहीन बाग में बैठे थे उन्हें CA और NRC का फुल फॉर्म तक नहीं पता था, लेकिन वो विरोध में बैठे हुए थे। किसी तरीके से शाहीन बाग की चीज़, कोरोना आ गया, उसकी आड़ में सरकार ने उसको ख़त्म किया, जबकि विदेशी ताकतें ये चाहती थी कि वहाँ सरकार जो है अपनी ताकत, अपनी बल का प्रयोग करे, और जब बल का प्रयोग करेगा चीज़ें उसकी नेगेटिव जाएंगी। शाहीन बाग ख़त्म होने के बाद 2020-21 में किसानों का आंदोलन खड़ा कर दिया गया, और उस आंदोलन का कोई सिर पैर नहीं था। उसमें किसी भी नेता या जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे किसान आंदोलन का, उनका सिवाय अपना पर्सनल फ़ायदा, उसके अलावा देश हित में कुछ नहीं था। अगर उनको इतना ही दर्द होता तो आज पंजाब में बाढ़ आई हुई है, कितनी ट्रैक्टर निकल गई, कितने लोग गए वहाँ, कितने किसान नेता वहाँ सहयोग कर रहे हैं डूबते हुए लोगों की। लेकिन नहीं, क्योंकि वो पूरा का पूरा आंदोलन फंडेड था और सोशल मीडिया के थ्रू चलाया जा रहा था। इसी तरीके से सरकार ने 26 जनवरी के दिन जो भी हुआ, लाल किला पे हुआ, पूरे दिल्ली में अफरा तफरी मची हुई थी, लेकिन सरकार ने बल का प्रयोग नहीं किया। क्यों? उस समय हमें भी गुस्सा आया कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। इन किसान के नाम पे मासूम लोगों को बरगला के जो भी किया गया दिल्ली में, वो एक आम भारतीय, जो नेशनलिस्ट भारतीय है, उसके दिल पे बहुत ही गहरी चोट लगी थी उस दिन जो लाल किला पे हुआ। लेकिन हम आम आदमी उस चीज़ को नहीं समझ पाए, लेकिन सरकार में इतने सोचने वाले लोग, इतने लोग हैं, मंत्री हैं, सचिव हैं, IAS PCS IPS जैसे लोग हैं, उन्होंने सरकार को जो भी उन्हें जो है सलाह दी, वो उस दिन तो हमें अच्छी नहीं लगी, लेकिन आज की डेट में सोच के देखो तो बहुत ही अच्छी सलाह थी। और उसी की वजह से, उसी सलाह की वजह से भारत जो उस तरीके से चक्रव्यूह में फंसा हुआ था उससे निकल के आया। अब जब भारत में डायरेक्ट कोई उनका इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, कोई चीज़ नहीं हुई, तो अब एक एक करके जो भारत के चारों तरफ देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, उनको किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से इनडायरेक्टली पैसे दे के, डीप स्टेट का यूज करके, एक एक करके वहाँ अस्थिरता लाई जा रही है और अस्थिरता हो भी रही है। और सबका मूल मंत्र है भ्रष्टाचार।
एक ऐसी पब्लिक को खड़ा कर दिया जा रहा है जिससे वहाँ अफरा तफरी मच रही है। सबसे पहले 2021 में म्यांमार में इसी तरीके से वहाँ की सेना को प्रोत्साहन देके, इनडायरेक्टली पैसे देके, ऐसे वहाँ की जो नेता थी प्रधानमंत्री आंग सू, उनके खिलाफ खड़ा किया गया और वहाँ तख्ता पलट हो गया। और वहाँ आज भी अस्थिरता है, कहीं कहीं गाहे बगाहे गृह युद्ध जैसी हालत होती है। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, 2022 में श्रीलंका में पब्लिक को मोबिलाइज किया गया भ्रष्टाचार के नाम पे। वहाँ आगजनी हुई, राष्ट्रपति भवन पे जो है विक्रमासिंघे जो है आज की डेट में तो हार गए हैं चुनाव, वहाँ भी इसी तरीके से अफरा तफरी मचाई गई और वहाँ की सरकार को गिरा दिया गया। राजपक्षे जो है वहाँ से देश छोड़ के भाग गए। लेकिन हमारी सरकार इस चीज़ को समझ रही थी, वहाँ किसी तरीके से सहायता देके, पैसे देके, जो भी चीज़ करके जो उन्हें सूटेबल लगा, स्थिरता लाई और वहाँ की पब्लिक को ये समझाने में कामयाब हुई कि जिस तरीके से आपका विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो आपके लिए ही नुकसानदायक है, आपके देश के लिए नुकसानदायक है। इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए बांग्लादेश का। 2024 में शेख हसीना लाख कोशिश करने के बाद वो हमेशा भारत के सहयोग में और भारत के साथ खड़ी रहती थी। वहाँ भी एक पपेट मोहम्मद यूनुस को पहले से तैयार किया गया था अमेरिका में, नोबेल प्राइज़ देके, पैसे देके, उसको ब्रीफ करके बांग्लादेश में भेजा गया और वहाँ की पब्लिक, आम स्टूडेंट, उनको भ्रष्टाचार के नाम पे मोबिलाइज किया गया और पत्थरबाजी हुई, हिंदुओं का नरसंहार हुआ, सड़कों पे जो है गृह युद्ध जैसी हालत हो गई, सेना उतारने की स्थिति आ गई। और एक चीज़ देखिए, जो हमारे भारत में नहीं हुआ बल प्रयोग, वो इन देशों में बल प्रयोग हुआ। इसी की वजह से वहाँ की पब्लिक, जैसे ही बल प्रयोग हुआ, सेना उतार दी गई या आर्म फोर्सेस उतार दी गई, वहाँ की पब्लिक तुरंत जो है और आक्रोशित हो गई और हिंसा पे उतर आई। बांग्लादेश में आपने पिछले साल देखा, शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा और कोई भी देश उन्हें शरण देने को तैयार नहीं था। भारत ने उस चीज़ को सोचते हुए शेख हसीना को अपने यहाँ शरण दिया और शेख हसीना आज भी हमारे देश में। और इसके बाद अब नया एग्जाम्पल आपको देखने के मिल रहा है नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार, जो हालांकि वो चाइना से बहुत ही प्रभावित थे, जब से वो प्रधानमंत्री बने तब से भारत के साथ संबंध में खटासी आई, भारत के खिलाफ हमेशा उन्होंने बयानबाजी की, यहाँ तक कह दिया कि प्रभु श्री राम भारत के नहीं नेपाल के थे, अयोध्या भारत में नहीं, इस तरीके की बातें करते थे। और इनकी आड़ में चाइना उनके कई गांव कब्जा कर लिया और वो नहीं बोल पाए। और आज की डेट में ये हालत हो गई कि वहाँ भी गृह युद्ध जैसी हालत है और आज प्रेजेंट समय में केपी शर्मा ओली का कोई पता नहीं है, वो नेपाल में हैं या नेपाल छोड़ के भाग गए। वहाँ इतनी बुरी हालत है कि जो टूरिस्ट हैं उनको ये बोल दिया गया है कि अपनी अपनी जगह पे बने रहें, अपने होटल में हैं तो होटल में पड़े रहें, बाहर ना निकलें। बहुत ही बुरी हालत है। और नेपाल की इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा है कि वो बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन है भारत के लिए। जितना भारत का अधिकार नेपाल पे है उतना ही नेपालियों का भारत पे अधिकार है। यहाँ वो आते हैं, रोजगार करते हैं, पैसे कमाते हैं, अपना जनजीवन सुधारते हैं। इवन हमारी सेना में नेपाली जो है डिप्लॉयड है, नेपाल के लोगों को सेना में दिया जाता है, स्थान है, सर्व करते हैं। कोई वीज़ा पासपोर्ट की बात नहीं है, जैसा सभी जानते हैं कि नेपाली जो है, नेपाली नागरिक जो हैं कुछ कॉमन शर्तों को पूरा करते हुए भारत में आते हैं और सालों दर साल काम करते हैं, यहाँ से पैसे कमाते हैं और अपने जीवन को चलाते हैं।
ये सब चीज़ें किसको अच्छी नहीं लग रही हैं? अमेरिका इन सब चीज़ों के पीछे है। जब वो डायरेक्ट भारत में नहीं कर पाया तो आसपास, जैसे कहते हैं ना कि सराउंडिंग में कुछ ऐसा माहौल आपके आसपास क्रिएट किया जाए, जैसे आपका घर का बच्चा है, अगर वो सीधा डायरेक्ट किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है तो कुछ चीज़ें आपके आसपास पड़ोस में ऐसी क्रिएट की जाती हैं जिससे लोग, आपका बच्चा जो है उससे प्रभावित हो और एक न एक दिन उसी चीज़ की डिमांड या उसी तरीके की गलतियां आपके घर में करने लगे। इसी तरीके से आपने देखा होगा कुछ सालों में हमारे विपक्ष के लोग हैं जिनको हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन आप ये सोचिए ना, हर एक स्टेबल संस्था पे, चाहे संसद हो, न्यायपालिका हो, इलेक्शन कमीशन हो, सब पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। क्यों? अगर आप डायरेक्ट पब्लिक को मोबिलाइज नहीं कर सकते तो ये सब चीज़ें करके, ऐसे बयान दे के धीरे धीरे लोगों के बीच में जहर बोया जा रहा है। आज भी देखिए, बहुत लोग आपको सड़कों पे, ट्रेन में या कहीं पब्लिक में मिल जाएंगे जो इन सब संस्थाओं पे डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क करते हुए बात करते रहते हैं और क्वेश्चनिंग करते रहते हैं। आज एक इन्फ्लुएंस होता है, कल 2, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 1000। इस तरीके से धीरे धीरे जो चीज़ें चल रही हैं भारत में भी, मुझे तो ये डर लगता है कि आने वाले समय में यहाँ भी कुछ ऐसा ना हो। लेकिन बहुत ही कठिन है, 140 करोड़ जनता है यहाँ, और सबसे बड़ी बात है, भारतीय कभी भेड़ चाल नहीं चलते। इंडियंस हमेशा सोच के चलते हैं, लेकिन कुछ तबका है जो भेड़ चाल चलने की कोशिश कर रहा है और उसे चलाने की कोशिश की जा रही है। बहुत लोग लगे हैं, लेकिन हमें आपको समझना है कि ये चीज़ें किस तरीके से हैंडल करनी है। जो नहीं सोचते वो कल नेपाल की चर्चा करके बात ख़त्म कर देंगे, कल कभी बांग्लादेश की बात की है तो कभी म्यांमार की बात की है तो कभी श्रीलंका की बात की है, और बात आई और गई। लेकिन अगर इसको डीपली सोचा जाए ना तो बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं। इसलिए हमें अपना दिल दिमाग सब खोल के कोई परसेप्शन बनाना चाहिए। आप सोचिए कि भारत जैसी जनसंख्या अगर कभी मोबिलाइज हो गई इस तरीके से, तो क्या आर्म फोर्सेस हमारे देश की पहले तो डिप्लॉय नहीं की जाएंगी। अगर कभी ऐसी नौबत आ गई तो क्या हालत, आप सोचिए। इसलिए इसको कंट्रोल करने का सीधा साधा एक ही तरीका है कि हम अपने दिल दिमाग को खुला रखें। किस तरीके का परसेप्शन बन रहा है सोसाइटी में, उसको सोचें, समझें और फिर आगे डिसीजन लें। तो दोस्तों, आप ज़रा सोचिए इस चीज़ को और गहराई से सोचिए। कभी कभी सोचने के बाद जो है चीज़ें ऐसी आएंगी आपके मन में कि यार मेरे यहाँ थोड़ी ना हो रहा है, किसी और देश में हो रहा है तो होने दो। लेकिन आप सोचिए ना, उसका बेसिक कारण क्या है। जैसा मैंने कहा ना कि भारत के साथ भी चक्रव्यूह रचा जा रहा है, लेकिन वो कितना सफल हो रहे हैं या असफल हैं अब तक, क्या हमेशा असफल ही रहेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, आपको सोचने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। आप सोचिए और अपनी राय जो है वो कमेंट में लिखिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए, जिससे आपको नई नई वीडियो इस तरीके से जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन या जियो स्ट्रेटजी पे मिल सकें। दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।